देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात कोई 10 साल पहले की है, जब मैं अपने घर से पहली बार नौकरी के लिए बाहर निकला था। मैं लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो अपनी पहली पोस्टिंग में राजगढ़ के एक छोटे से गांव में पहुंचा। पहुंचते हुए शाम होने को थी। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करना है कि तभी एक साफ सुथरे कपड़े में एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे देख बहुत खुश होता हुआ बोला, आप वर्मा जी हैं ना, बैंक के नए कैशियर? मैंने सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, जी मैं ही हूँ। उसने उसका नाम रमेश बताया और वो मुझे लेने आया है। ऐसा कहकर उसने कहा कि मैनेजर साहब ने बोला था। मेरा सामान लेकर थोड़ी दूर चलकर रिक्शा स्टैंड तक आया। फिर एक रिक्शा लेकर हम करीब 1 मील दूर एक कॉलोनी में आ गए। एक छोटे से 1 मंजिला मकान का दरवाज़ा खोलकर मेरा सामान अंदर रख दौड़कर चाय बना लाया। फिर पूछा, रात में आप क्या खाएंगे? मैं बैठक में सोफे पर बैठा था। मैंने पूछा कि ये घर किसका है, तो उसने कहा, सर ये तो अपने बैंक का गेस्ट हाउस है और मैं केयर टेकर खान सामा। कुछ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर। क्योंकि 1-2 साल से एक आध बारी कोई आता है इसमें, बाकी खाली ही रहता है। इसलिए मैनेजर सर ने कहा कि जब तक आपके लिए किराए का कोई कमरा ठीक नहीं हो जाता तो आप इस मकान में रुक सकते हैं। चाय पीकर अंदर के कमरे में गया। एक बेहतरीन कमरा, बड़ा पलंग, साफ सुथरा, देखकर दिल खुश हो गया। नहा धोकर रात का खाना खत्म कर थोड़ी देर तक किताब पढ़ते हुए कब आंख लग गई मालूम ही नहीं। तकरीबन रात 10 बजे मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। मुझे ऐसा दर्द अक्सर उठता है जिसके लिए मैं हर वक्त दवाई की शीशी अपने बैग में ही रखता हूँ। जल्दी से उठकर बैग में देखा पर कहीं भी वो शीशी नहीं मिली। मैं शायद बैग भरते वक्त घर में ही भूल गया। अब क्या होगा? दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एकाएक मुझे याद आया, कॉलोनी के गेट के पास मैंने एक डॉक्टर की दुकान देखी थी। सोचा शायद खुली हो। पास जाकर देखा तो खुशनसीबी से दुकान खुली हुई ही थी और डॉक्टर साहब का नाम भी बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर अरुण अग्रवाल MD। सिर्फ एक बार आवाज़ देकर अंदर घुस गया। देखा एक बहुत ही गंभीर आदमी बेहतरीन काले कोट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहने, आंखों पर मोटा चश्मा, कुछ पढ़ रहा था। मुझे देखते ही बहुत ही खरखराती सी आवाज़ में आने का कारण पूछा। बतलाते ही बोले, ठीक है। फिर अपने पीछे की अलमारी से एक शीशी निकाली और उसमें से कुछ काले रंग का पाउडर सा निकाला और कहा, लो इसे खा लो। आश्चर्य, पाउडर के गले में जाने के ठीक 1 मिनट के अंदर में ही दर्द पूरी तरह से जैसे छू मंतर हो गया। मैंने पूछा, सर कितना हुआ? वो बहुत जोर से डांट कर बोले, डॉक्टर अरुण को पैसे देगा, चल भाग यहाँ से। मैं भागकर क्लिनिक से बाहर आ गया। फिर घर आकर सो गया। कुछ दिन बहुत काम के बोझ में चले गए। फिर रविवार को मैनेजर जी के घर शाम पर खाने पर गया था और लौटते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। रिक्शा लेकर लौटते हुए देखा डॉक्टर अरुण की क्लिनिक खुली हुई थी, सो वहीं रिक्शा छोड़ दिया। अंदर से बहुत से लोगों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिल जैसे गले में आ गया। डॉक्टर अरुण के साथ 3 इंसानी कंकाल थे जो बात करते हुए जोरों से हंस रहे थे। कोई एक्सरसाइज कर रहा था तो कोई बैठा बातों में मशगूल था। मैं तेजी से अपनी जान बचाकर भाग निकला
घर पहुंचकर देखा घर खुला हुआ ही था और खानसामा भी बैठा था। मेरी हालत देख खानसामा तेजी से पानी लाया और फिर उसने मुझे चाय बना कर दिया। चाय पीकर मैं कुछ आराम महसूस कर पाया। मेरी हालत देख खानसामा ने पूछा, साहब क्या हुआ? मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी तो उसने पूछा, कौन डॉक्टर अरुण? मैं बहुत समझाता रहा पर वो समझ ही नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर साहब ने पूछा, क्यों? खानसामा बतला रहा था कि आप कहीं कुछ देखकर बहुत घबरा गए थे। मैंने अपने पहले दिन की कहानी से लेकर पिछली रात तक की सारी बातें खुलकर बतलाई। वो एकदम चुप हो गए। शाम तक उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की। शाम को सबके जाने के बाद वो मेरी केबिन में आए और बैठ गए। थोड़ी देर में चपरासी चाय ले आया। चाय पीते हुए वो मुझसे बोले, आज से कोई 10 साल पहले की बात है। आगे मैनेजर साहब ने बताया, इस जगह पर डॉक्टर अरुण की टक्कर का दूसरा कोई डॉक्टर नहीं था। वो लोगों को जो भी दवाई देते थे कभी भी पैसा नहीं लेते थे। एक बार जब बरसात के समय बहुत बड़ा तूफान आया तब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में 4 मरीजों के साथ बैठे थे। अचानक एक बिजली कड़की और क्लिनिक के सामने वाले पेड़ पर गिरी। वो बहुत ही बड़ा पेड़ पूरी तरह से जलता हुआ उनकी क्लिनिक के ऊपर गिरा और वो 5 ही नहीं निकल पाए और वहीं जलकर राख हो गए। तब से आज तक रात में कई लोगों को वो क्लिनिक खुला हुआ दिखा है। जिसके बाद मैनेजर साहब ने कहा, पर तुमने तो सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनसे लेकर दवाई भी खाई है। उस दिन के बाद से आज तक इतने साल हो गए मगर आज तक मेरे पेट में कभी भी वो दर्द की बीमारी नहीं उभरी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। क्या आपने कभी एक ऐसे हाईवे से सफर किया है जो दिन में तो गाड़ियों से भरा हुआ और रात में सुनसान एक अलग सा खौफ लिए रहता है? लगभग सभी हाईवे तो ऐसे ही होते हैं। आए दिन हाईवे पर हादसे होते रहते हैं और कई सारे लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और इस तरह हर रोज शुरू होती है एक डर की कहानी। हमारे देश में कई सारे हाईवे प्रेत बाधित हैं, पर यह सच है जो मैं आज लेकर आया हूं, एक ऐसे हाईवे की कहानी। एक बार 7 दोस्त जो हैं रोहन, राजू, कमलेश, रोनी, श्याम, हितेश, तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और सभी दोस्त बहुत ही अच्छे घरानों के थे। वो सभी एक बार घूमने का प्लान बनाते हैं। रोहन जो एक नामी बिजनेसमैन का बेटा है, वो अपने नए 5 स्टार होटल के बारे में बताता है जो एक नेशनल हाईवे के किनारे बना है, पर वहां पहुंचने में 10 घंटे लगते थे क्योंकि वो नई ब्रांच दूसरे शहर में थी। तो वो सभी अपने अपने घरों से परमिशन लेकर उन्होंने एक छोटा प्लान बनाया कि हमको कॉलेज के रिसर्च के लिए दूसरे शहर में एक कॉलेज में जाना है, तो उन्हें आराम से परमिशन मिल जाएगी। और सभी ने घर में यही बताया और उन सबको परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के अगली रात 10 बजे उन्होंने निकलने की सोची। रोहन और उसके दोस्त सब गाड़ी में बैठकर आराम से मस्ती करते हुए निकले जा रहे थे और आगे जाकर वो एक ढाबे पर खाना खाते हैं और बियर भी पीते हैं और कुछ रास्ते के लिए भी रख लेते हैं। और वो उस ढाबे वाले से जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जो मेन हाईवे के बगल से जाता है और आगे जाकर हाईवे और वो दोनों एक हो जाते हैं। पर ढाबे वाले ने बताया कि वो जगह रात के लिए बहुत ही खतरनाक है और उस रास्ते में
कहीं भी रुकना मत। वो सारे दोस्त एक साथ हंसते गाते निकल जाते हैं और ढाबे वाले की बात भूल गए। फिर गाड़ी से उतरकर बियर पीने लगे। वहाँ एक बोर्ड था जिस पर हाईवे तक की दूरी 5 किलोमीटर थी और वो सब फिर गाड़ी में बैठ गए और वो लगातार 1 घंटा चले तो फिर वही बोर्ड दिखा। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर वो वहीं आ गए जहाँ से चले थे। अब सब लोग एक ही रास्ते के बीचों बीच फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो गोल गोल घूमकर उसी जगह पर आ जा रहे थे। जब उन्होंने उस जगह के कई चक्कर काटे तो फिर वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू होते और एक जगह पर गाड़ी खराब हो गई। रोनी जो कि गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी चेक करने के लिए उतरा तो उसने बोनट खोला तो उसे बोनट में कुछ खराबी नहीं दिखी, पर उसने इस जंगल में मजाक करने की सूझी तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। और तभी हितेश ने देखा कि रोनी तो है ही नहीं। वो डर गया। उसे वो चेतावनी याद आई जो ढाबे वाले ने कही थी कि उस रास्ते पर कभी भी गाड़ी मत रोकना। और वो जोर से चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए और डर भी गए। सारे दोस्त नीचे उतर गए बस एक को छोड़कर। और तभी अचानक रोनी बाहर निकल आता है और सब लोग खुश हो जाते हैं, पर उनको नहीं पता थी कि उनकी खुशियों को एक शैतानी रूह की नज़र लग चुकी है। अब रोहन ने कहा, गाड़ी तो खराब हो गई है, अब चलो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। पर उनको क्या पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में थे। और सब दोस्त गाड़ी से अपना अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो लगातार चलते रहें तो रोहन ने कहा, मैं देखता हूँ मैप पर, लोकेशन चेक करता हूँ। पर वहाँ सिग्नल तो थे ही नहीं। सब दोस्तों ने अपने अपने मोबाइल चेक करें, किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं था। वो थक कर वहीं सड़क के किनारे लेट गए और धीरे धीरे उन सब की आंखें लग गई। तभी सबसे पहले रोनी की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका कोई भी दोस्त वहाँ नहीं है और जंगल से रोनी को आवाज़ आ रही थी। तो वो उस आवाज़ के पीछे गया। उसने देखा कि एक सफ़ेद सा आदमी एक छोटी काली बिल्ली लेकर वहीं पर खड़ा है। वो बिल्ली बार बार रोए जा रही है और वो आदमी भी उसके साथ रो रहा है। और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और रोनी ज़ोर से चिल्लाने लगा। और उनके दोस्त रोहन और उसके बाकी दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रूहानी ताकत ने उसे कहीं गायब सा कर दिया था। अब उनका एक दोस्त उनसे जुदा हो चुका था। सब इस बात से डर गए और गाड़ी की तरफ भागने लगे, पर वो भाग नहीं पाए और ना ही उस हाईवे से कहीं आगे जा पाए। फिर सब एक साथ बैठ कर रहे थे। तभी एक काला साया आसमान में उड़ता हुआ दिखा और वो सबके ऊपर से बिल्कुल जंगल की तरफ गया। रोहन और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाए। तभी एक दोस्त ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड की सहायता से आत्माओं से संपर्क करने की बात कही ताकि वो ये जान सकें कि आखिर इस आत्मा को चाहिए क्या। अब रोहन और उसके दोस्त ओइजा बोर्ड की सहायता से उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो एक गोल घेरा बना देते हैं और फिर ओइजा बोर्ड को लेकर उस गोल घेरे के बीच में बैठते हैं और आत्मा को बुलाते हैं। उन चारों के अलावा दो दोस्त जो इस शैतानी खेल से डर रहे थे वो लोग इससे बाहर ही थे और वहीं पास ही में बैठे थे। तभी अचानक से हितेश को कुछ सुनाई दिया और उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि कोई भी उस जगह पर नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही है। और तभी एक जोरदार चीख रोहन को सुनाई दी और वो सब उस घेरे से बाहर आ गए और उस आवाज़ की ओर जाने लगे। तो उनको पीछे से आवाज़ आई,
कहाँ तक बचकर जाओगे? ये मेरी दुनिया है, कोई भी नहीं बचेगा। और एक भयानक चीख के साथ हितेश को भी वो आत्मा अपने साथ ले गई। अब बस 5 दोस्त ही जिंदा थे। वो बहुत रोए और बहुत दुखी भी हुए। एक शैतान उनके साथ जैसे खेल खेल रहा था और उन्हें एक एक करके मौत के आगोश में ले रहा था। पर जब जान पर बन ही गई है तो क्यों ना सब अपना ही सोचें। रोहन को याद आया कि गाड़ी में चलकर देख लेते हैं, शायद हम लोग बच जाएं। इस उम्मीद में वो सभी गाड़ी की तरफ गए। काफ़ी चलने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी दिखी और वो लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़कर बैठ गए और थोड़ी कोशिश के बाद अचानक गाड़ी भी चल पड़ी और आगे जाकर उनकी गाड़ी हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। मगर इस बार कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि अब गाड़ी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो गाड़ी अपने आप ही चल रही है। हालांकि रोहन स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो गाड़ी उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। वो बस जैसे अपने आप ही चले जा रहे थे। 5 दोस्त डर के मारे सहमे हुए थे और बस चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए रहे, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज थी और वो लोग किसी भी कीमत पर गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे। गाड़ी यूं ही अपने आप ही चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने की तरफ एक झोपड़ी नजर आने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भूतिया हाईवे पर यह झोपड़ी कैसे है और इसमें कौन ही रहता होगा। तभी गाड़ी चलते चलते अचानक एकदम से उस झोपड़ी के सामने जाकर रुकी और गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। रोहन ने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी के दरवाजे बंद करे और वापस से गाड़ी को आगे बढ़ाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। मतलब कि जो भी वो शैतानी आत्मा थी वो चाहती थी कि वो लोग इस जगह पर गाड़ी से नीचे उतरें, तो उन लोगों ने बेबस होकर ऐसा ही किया। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे और धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि शायद उनको कोई मदद मिल जाए। वो लोग उस झोपड़ी के पास पहुंचे और रोहन ने जैसे ही दरवाज़ा पीटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि दरवाज़ा एकदम से खुला। झोपड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रोहन ने अपने मोबाइल को निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनको रगों में दौड़ता खून जैसे पानी सा हो गया और ठहर सा गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर रोनी और हितेश की लाश पड़ी हुई थी। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। शरीर का हर अंग बिल्कुल अलग था, कहीं सिर तो कहीं पैर। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे और आखिर ये कर कौन रहा है। वो लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनको एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो लोग वहीं पर बैठ गए। वो लोग वहां बैठे अपना सिर पकड़कर रोए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उनके 2 दोस्त उनके सामने बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। तभी अचानक से उन सभी के सिर के ऊपर वही बड़ा सा काला साया मंडराने लगा और उन सभी की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह न्यूज़ थी, शराब के नशे में 7 लोगों की गई जान। ढाबे वाले ने न्यूज़ पढ़ी तो उन 7 दोस्तों की याद आई। ढाबे वाले ने समाचार सुन अपने मन ही मन में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि रात के समय उस हाईवे पर मत जाना, मगर मेरी सुनी ही नहीं इन्होंने। मैंने कहा था कि वो श्रापित हाईवे है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।